हेलो गाइस, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टैटिक जीके की श्रृंखला जो हमारे द्वारा आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है उसका ये पार्ट नंबर 11 है, यानी पार्ट नंबर 11 है। और आज का आपका टॉपिक है भारतीय जनजातियाँ यानी इंडियन ट्राइब्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जियोग्राफी में और आपके स्टैटिक जीके में आपकी भारतीय जनजातियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका मेंस में ऐसे राइटिंग एग्जाम हो, निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। और अगर आप लोग हिस्ट्री जानना पसंद करते हैं तो आप लोगों के लिए इससे अच्छा अवसर कोई नहीं मिलता, क्योंकि भारतीय जो जनजातियाँ हैं वो विभिन्नता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। आप चाहे उत्तर में चले जाइए, चाहे आप लोग दक्षिण में चले जाइए, चाहे आप लोग पूरब में चले जाइए, चाहे पश्चिम में, हर जगह जो हमारी जनजातियाँ अलग अलग पाई जाती हैं उनका अलग अलग कल्चर होता है। लेकिन अलग अलग कल्चर होने के बावजूद भी वो आपस में एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बैठाए रखती हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आइए हम लोग अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और अपने टॉपिक से जुड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोगों के लिए दिया गया है कि जनजाति क्या है। आप लोग अगर बेसिक लेवल पे एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोगों से वहाँ पे ऐसे राइटिंग में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारी जो जनजातियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, ये किस प्रकार से व्यवहार करती हैं, इनका कल्चर किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से ये लोग अपने त्यौहार मनाती हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ऐसे राइटिंग में पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी जनजातियाँ होती क्या हैं। जनजातियाँ अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जनजातियाँ होती क्या हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देखिए कि जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो अपने क्षेत्र विशेष और अपनी क्षेत्रीय संस्कृति व अपने अलग तरह के रीति रिवाजों से खुद को जोड़े रखता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, अपने क्षेत्र विशेष और अपनी क्षेत्रीय संस्कृति, यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमारी जनजातियाँ होती हैं उनका एक निश्चित क्षेत्र होता है और वो उसी के अंदर अपनी क्षेत्रीय संस्कृति को विकसित करती हैं और वहीं पे रहना पसंद करती हैं। और देखिए यहीं पे नीचे आपका दिया गया है कि साथ ही ये लोग केवल अपने समूह या समुदाय में विवाह करते हैं, बाहरी सीमाओं से इनका कोई मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रहता है। आप लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अभी हाल ही के कुछ सालों में आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जनजातियाँ हमारी पाई जाती हैं उनके द्वारा एक विदेशी नागरिक की हत्या कर दी गई थी। वो क्यों की गई थी? क्योंकि उसने उनके क्षेत्र में जाने का प्रयास किया था। और जो जनजातियाँ होती हैं उनको ऐसा लगता है कि कोई भी अलग से जो जनजातियाँ होती हैं वो अगर हमारे क्षेत्र में आएंगी तो वो हमको प्रभावित करेंगी। तो उनका जो गुस्सा होता है वो उनके प्रति आक्रामक हो जाता है, इसलिए वो इस तरह का व्यवहार करती हैं। आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम लोग इसी में नीचे जो फैक्ट दिया गया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है। तो आप लोग जनजातियों के माध्यम से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो हमारी भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है वो किनको दिया गया है। तो इसके अंतर्गत देखिए बहुत सारी जो जनजातियां हैं वो आ जाती हैं। जैसे आप लोगों ने राह चलते हुए देखा होगा कि जो हमारे कबीले होते हैं या आपके जो बंजारे होते हैं वो सब इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आ जाते हैं। आइए हम लोग अगली स्लाइड की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है जनजातियों के मूल स्रोत की बात कर रहा है। यहाँ से एग्जाम पेपर में आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखिए इसको इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये हमारा हो गया एक बौद्ध धर्म हो गया। इसी में आपकी देखिए शाखाएँ जो विभक्त होती हैं, एक आपकी हो जाती है हीनयान, एक हो जाती है आपकी महायान। तो इसी प्रकार जनजातियों में होता है कि एक पार्टिकुलर जनजाति होती है, उसी में विभिन्न प्रकार के जो हमारे स्रोत होते हैं यानी जो शाखाएं होती वो विकसित हो जाती हैं। तो आप लोग इससे समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग पॉइंट नंबर 1 देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दिया गया है जनजातियों का एक पार्ट है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। इसके अंतर्गत जो हमारी जनजातियाँ आती हैं वो क्या क्या हो जाती हैं आपकी चेंचू, इसके बाद आपकी हो जाती कुरुम्बा,
कोल, संथाल, मुंडा, भील। आप लोग जो ये 4 दी गई हैं, चेंचू, संथाल, मुंडा और भील, उसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इनसे आप लोगों को क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। पूछा गया है कि ये किसके अंतर्गत आती हैं, किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या टिक करना होगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के अंतर्गत ये जनजातियाँ हमारी आती हैं। इसके बाद आइए हम लोग पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है मंगोलियाड प्रजाति। इसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं, लेप्चा और चकमा। इसके अतिरिक्त भी कई जनजातियाँ आती हैं, तो जो इम्पोर्टेंट थी मैंने उनको ही यहाँ पे रखने का केवल प्रयास किया है। इसके बाद हमारे पॉइंट नंबर 3 में देखिए दिया गया है निग्रेटो प्रजाति। इसके अंतर्गत आती हैं आपकी जनजातियां अंगामी, नागा, इरूला और बांगड़ी। ये जो ऊपर की 3 जनजातियां दी गई हैं ये आप लोगों के एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं, तो आप लोग इनको कहीं अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 दिया गया है इंडो आर्यन। इसके अंतर्गत देखिए एल्पोनायड, डिनोरिक, इसके बाद आर्मेनायड। इनके अंतर्गत भी कई विभिन्न प्रकार की जनजातियां आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो मैंने इतना डीप इसमें रखने का प्रयास नहीं किया है। आप लोग मोटा मोटा यहाँ समझ लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 देखिए आपका दिया गया है द्रविड़ प्रजाति। इसके अंतर्गत जो हमारी जनजातियाँ आती हैं भूमध्य सागरीय जनजातियाँ आती हैं। जो भी हमारी भूमध्य सागरीय जनजातियाँ होती हैं तो वो हमारी सब द्रविड़ जनजाति के अंतर्गत आ जाती हैं। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है संवैधानिक प्रावधान जनजातियों के हितों के रक्षण हेतु, यानी हमारे भारतीय संविधान में जो भी जनजातियों के हितों के संरक्षण हेतु तो प्रावधान दिए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप लोग चाहे यूपीएससी के पेपर में बैठ जाइएगा या तो आप लोग किसी स्टेट यानी राज्य के एग्ज़ाम पेपर में बड़े से बड़े लेवल पर बैठ जाइएगा, इनसे हटके आप लोगों को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए दिया गया है अनुसूची 5। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत आप लोगों को 12 अनुसूचियाँ देखने को मिल जाएगी। उन्हीं में अनुसूची नंबर जो 5 है उसमें अनुसूचित जनजातियों के बारे में क्या बताया गया है, आइए हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे अनुसूची 5 में दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र यानी जो उनका एक विशेष प्रकार का क्षेत्र होता है तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व उनके नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अनुसूची जो 5 होती है उसके अंतर्गत किन का प्रावधान किया गया है, तो आप लोग बता सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान देखने को मिलता है हमारी अनुसूची नंबर 5 में। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं अनुसूची 6। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे दी गई है। अनुसूची 6 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन राज्यों का जो प्रशासन है वो वहाँ पे अनुसूची 6 में दिया गया है। तो सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। 4 राज्य हैं हमारे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसको आप लोग ATM स्क्वायर करके आप लोग याद कर सकते हैं। असम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, आपका मेघालय हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। इसके अंतर्गत देखिए क्या दिया गया है अनुसूची 6 में, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध किया गया है। यानी जो ये पार्टिकुलर 4 राज्य हैं इनके बारे में अनुसूची 6 में बताया गया है, जो भी इनके अंतर्गत जनजातियाँ निवास करती हैं। इसी क्रम में जब हम लोग बढ़ते हैं तो आइए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखिए आप लोगों का एक दिया गया है अनुच्छेद 17। आप सभी लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत जो है हमारे भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अस्पृश्यता होती क्या है। अस्पृश्यता को इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कोई हमारा जाति है, धर्म है, तो उसके प्रति आप लोग भेदभावपूर्ण तरीका नहीं अपना सकते हैं। इसी प्रकार हमारी जैसे जनजातियां होती हैं तो आप लोग उनको एक अलग दृष्टि से देखते हैं, उनके प्रति अलग व्यवहार करते हैं, तो उसका यहाँ पे पूरी तरह से निषेध किया गया है, जो कि एक कानूनी प्रावधान इसमें दिया गया है अनुच्छेद 17 में। आइए हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका एक आर्टिकल दिया गया है अनुच्छेद 46। आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 46 जो है ये हमारे भारतीय संविधान के जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि भाग संख्या 4 में हैं, उन्हीं के अंतर्गत आने वाला एक प्रकार का अनुच्छेद है, जो कि आपका बताता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति साथ ही अन्य कमजोर या पिछड़े वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करे। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा अनुच्छेद 46 है वो राज्य को एक प्रकार का निर्देश देता है कि जो हमारी अनुसूचित जाति होती हैं या अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं या
हमारे जो कमज़ोर वर्ग होते हैं उनमें जो शिक्षा संबंधी प्रावधान है वो राज्य उनका पालन करे। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा, काफ़ी अच्छा फैक्ट है, कई बार आप लोगों के एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिला होगा और हम लोग इसको आज अच्छे से देख लेंगे, इसके बाद आप लोगों को कभी नहीं भूलने वाला है। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है कि पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। आप लोगों से डायरेक्ट एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किस जनजाति आयोग का स्थापना की गई थी। तो आप लोगों को बताना होता है कि पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। या तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत और किस वर्ष में किया गया था। तो आप लोग दोनों क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे, कहीं पे इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि निश्चित रूप से आप लोगों के पेपर में देखने को ये फैक्ट मिल जाता है और आगे आने वाले एग्जामों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए एक नीचे पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट नंबर 6 है, वो आपका बता रहा है कि जो हमारी जनजातियाँ होती हैं तो उनके लिए एक विशेष प्रकार का प्रावधान इसमें और ऐड किया जाता है, जो कि है कि राज्यों की विधानसभाओं तथा पंचायतों में भी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से विशेष रूप से स्थान या सीटें सुरक्षित की गई हैं हमारी भारतीय जनजातियों के लिए। तो ये भी अच्छा फैक्ट है, आप लोग इनको देख लीजिएगा। इसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो अभी तक के जो हमारे अमेंडमेंट यानी संशोधन किए गए हैं, जो भी इनके हितों के संरक्षण हेतु जो भी नियम बनाए गए हैं, तो उनके सकारात्मक परिणाम किस प्रकार से रहे हैं और क्या रहे। तो आइए हम लोग एक नज़र में उनको देख लेने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया सकारात्मक परिणाम, इसके आगे दिया गया जनजातियों की साक्षरता दर जो 1961 में लगभग 10.3% थी, वह बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 66.1% वृद्धि हो गई है उसमें। तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपके प्रावधान इनके लिए किए गए हैं वो आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने एक जगह देने का प्रयास किया है और जो भी इनके सकारात्मक परिणाम थे वो अगर 1961 की तुलना में हम लोग देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों के ऐसे राइटिंग में लिखने में आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पे आपका जनगणना से कुछ फैक्ट दिए गए हैं, आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है पहला कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग यानी जो हमारी ओवरऑल जनसंख्या है उसका 8.6% से 8.7% जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद आइए हम लोग फैक्ट नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे फैक्ट नंबर 2 दिया गया है, भारत में सबसे अधिक जनजातियाँ आपके मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। सीधा सीधा आप लोगों से एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी भारतीय जनजातियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती हैं। तो आप लोगों को क्या आंसर टिक करना है, MP यानी मध्य प्रदेश में। देखिए यहाँ पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है आपका कि दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोई जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट आप लोग इसको कर लीजिएगा और इसको कहीं अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ हमारी जनजातियाँ नहीं पाई जाती। दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा इसमें दिया गया है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट दिए गए हैं, आप लोगों को यहाँ से समझने में ये मदद मिलेगी कि कई जनजातियाँ जो हैं आपकी एक से दूसरे राज्य में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ से आप लोग उनको देख के समझ पाएंगे कि कौन सी जनजातियाँ कहाँ से कहाँ पाई जाती हैं या कहाँ से कहाँ तक वो निवास करती हैं या उनका कहाँ से कहाँ तक क्षेत्र होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके उनको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है भील जनजाति। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सीधा सीधा एक नंबर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट आप लोग इसको कर सकते हैं कि जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है। तो आप लोग आंसर क्या टिक करेंगे, भील जनजाति जो होती है। इसके बाद आइए हम लोग नीचे के फैक्ट देखते हैं। नीचे आपका दिया गया है यह जनजाति राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं त्रिपुरा राज्यों में निवास करती है।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनका क्षेत्र कि ये किस किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। हालांकि इतना ज़्यादा डीप पूछता नहीं है, वो सीधा आप लोगों के यूपीएससी में इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को सीधा सीधा एक राज्य दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाता है कि जो भील जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है। तो आप लोग इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे मेन होता है कि आप लोग इसको इस प्रकार से समझ लें कि ये किन किन क्षेत्रों में, आप लोग इसको चाहे तो मैप में आप लोग कहीं पे इंडिकेट कर सकते हैं कि इन किन राज्यों में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है कि जो भील जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो इसका क्षेत्र भी जो होगा वो काफ़ी बृहद होगा। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में दिया गया है गोंड जनजाति। इसके बारे में भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दिया गया है पॉइंट में कि यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो आप लोगों से सीधा सीधा एक नंबर में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका गोंड जनजाति। इसके बाद आइए हम लोग इसका क्षेत्र देख लेते हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी निवास करती है। इसके बाद आइए हम लोग अगली जनजाति के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति जो है ये लोगों का मुख्य निवास स्थान जो है आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम एवं अन्य राज्यों में भी इसका निवास स्थान पाया जाता है। तो आप लोग इस तरह से समझ पाएंगे आगे चल के। हालांकि मैंने एक एक स्लाइड ऐड कर दिया है, मतलब स्टेट वाइज जो स्लाइडें हैं आपकी जनजातियों की वो आप लोगों को देखने को आगे मिल जाएंगी। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं तीसरी जनजाति जो हमारी दी गई है, इसी में थारू जनजाति। थारू जनजाति की अगर हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे अनेकों बार आप लोगों के एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे नेपाल तथा उत्तराखंड के आसपास निवास करती है। आप लोगों से एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है कि थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म के पवित्र त्यौहार दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों के अनेकों एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी थारू जनजाति होती है वो हिंदू धर्म के पवित्र त्यौहार दीपावली को किस पर्व के रूप में मनाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा शोक पर्व के रूप में। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे दिए हमारी स्टेट वाइज जो जनजातियाँ होती हैं उनके बारे में मैंने एक एक करके यहाँ पे ऐड करने का प्रयास किया है। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी का सामना यहाँ से नहीं करना पड़ेगा। आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए 1 से 2 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी इनको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। आपके स्टैटिक जीके और जियोग्राफी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इन सारे फैक्टों को अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे देखिए दिया गया है पहला स्टेट आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली महत्वपूर्ण जनजाति जो है वो है आपकी आपतानी, मिसमी, इसके बाद आपकी दफला। तीनों जनजातियाँ आप लोगों की ऑलरेडी एग्जामों में पूछी जा चुकी है, एसएससी, रेलवे आपका। इसके बाद आपके लेखपाल में ऑलरेडी ये जनजातियाँ 2 बार पूछी जा चुकी हैं। इसके बाद आपके जो इसी स्टेट में स्टर जनजातियाँ बन जाती हैं वो है आपकी गालो, आबोर। ये आपके यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो आप लोगों को इनको अच्छे से देख लेना है। अगर आप लोगों को ट्रिक की बात करते हैं तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं बनी है जो आप लोगों को याद करा दे। आप लोगों को अपना एक तरीका इनमें लगाना ही होगा। जैसे आप लोग इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग अरुण निकाल लीजिए, यानी अरुण एक प्रकार का लड़का है और वो क्या करता है यहाँ पे तान में गाने की यानी सुर में गाने की कोशिश करता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मिसमी दिया गया है, तो अरुण क्या करता है किसी को मिस करता है। इसके बाद देखिए इसमें अगर आप लोग ऐड करेंगे तो अरुण क्या करता है डफली बजाता है, तो आपकी हो जाती है यहाँ से दफला जो जनजाति है वो आपकी हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग इनको इस प्रकार से देखने का कोशिश करिए, आप लोगों को कभी इस प्रकार से नहीं भूलेंगे। अगर आप लोग हर एक जनजाति में आप लोग अगर ट्रिक यूज करते हैं किसी दूसरे की, तो आप लोग यकीन मानिए आप लोगों को ज़िंदगी में एक भी जनजातियाँ नहीं याद होंगी। इसके बाद आइए देखिए नीचे भी इसमें आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे अरुण है, इसके गाल बड़े बड़े हैं, तो जो गालो जनजातियाँ हमारी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके बाद अरुण क्या होता है वो बोर होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इनको अपने हिसाब से कर लीजिएगा और अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है सिक्किम।
सिक्किम में आपकी जो इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं, सबसे पहले हम लोग उनको देख लेते हैं। जो आपकी भोटिया है और लेप्चा जनजातियां हैं वो आपकी सिक्किम राज्य में पाई जाती हैं। आपके ऑलरेडी एग्जाम पेपर में ये जनजातियां आपकी पूछी जा चुकी हैं, तो आप लोगों को इनको तो बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना है। इसके बाद अगर आप लोग पीसीएस या यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोगों के लिए नीचे दी गई हैं तमांग और लिम्बू जो जनजातियां हैं वो भी आपकी सिक्किम में पाई जाती हैं। तमांग को इस तरह से याद कर सकते हैं, आपके तिब्बत में तमांग जनजाति पाई जाती है और तिब्बत का जो कॉर्नर है वो आपके सिक्किम के आसपास देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है कि लुसाई जनजाति मिजोरम और मणिपुर राज्य में निवास करती है, तो आप लोगों को ये फैक्ट भी नहीं भूलना है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है मणिपुर। काफ़ी अच्छे फैक्ट यहाँ से बन जाते हैं। आप लोगों के जो भी इसमें जनजातियाँ ऐड की गई हैं वो आपकी सारी की सारी एग्जाम पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए हम लोग उनको देखने का प्रयास करते हैं। थाडो, कुकी, मैठी या मैके, कहीं कहीं पे आप लोगों को मैठी देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आप लोगों को मैके देखने को मिल जाएगा। आप लोग इनको याद कर लीजिएगा कि जैसे हमारी कुकी, मैकी, मैठी जो है वो आपकी मणिपुर जा रही हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपने मन से इनको अगर समझने की कोशिश करेंगे या अपने तरीके से याद करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी ये याद हो जाने वाली हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है मिजोरम। मिजोरम में आपकी सबसे पहले पाई जाती है जनजाति मिजो और चकमा। चकमा जो जनजाति है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जनजाति है और आपके 2 से 4 एग्जामों में ये जनजाति आखिर पूछी जा चुकी है। इसके बाद अगर आप लोग पीसीएस दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक जनजाति और इसमें ऐड कर लेना है, वो है आपकी लाखर जनजाति, वो भी आपकी मिजोरम में पाई जाती है। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया राज्य है आपका नागालैंड। इसके बाद यहाँ पे जो जनजातियाँ आपकी इंपॉर्टेंट है जो भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं वो है आपकी अंगामी और नागा। देखिए इनको बिल्कुल भी आप लोग इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है कि जो हमारी जनजातियां हैं वो एक से दूसरे राज्य तक इनका विस्तार जो है वो पाया जाता है, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इनको देख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम पेपर में ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं जो कि आप लोगों के लिए सहज होते हैं, यानी उनको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया राज्य है मेघालय और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से निश्चित रूप से आप लोगों की जनजातियाँ पूछी जाती हैं। देखिए एक लय में आप लोग इनको याद कर सकते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया जो हैं वो आपकी मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। तो कितना आसानी से आप लोग इनको याद कर सकते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया आपकी मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। इसके बाद आपकी हो जाती है मिकिर जनजाति जो कि आपके यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है त्रिपुरा राज्य। यहाँ की अगर हम लोग जनजातियों की बात करते हैं तो एग्जाम की दृष्टि से जमातिया जनजाति आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑलरेडी ये सभी जनजातियाँ आप लोगों के एग्जाम पेपर में आई हुई हैं, तो आप लोग इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छे से इनको देख लीजिएगा क्योंकि आने वाले एग्जामों में ये सभी जनजातियाँ आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। और इसके बाद त्रिपुरी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करते हैं तो रियांग जो होती है और चकमा जनजातियाँ होती हैं, ये भी हमारी त्रिपुरा राज्य में पाई जाती हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है असम। इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ की जो 2 जनजातियाँ हैं वो आप लोगों से निश्चित रूप से पूछी जा सकती है आने वाले एग्जामों में। एक हो जाती है अहोम जनजाति, एक हो जाती है आपकी बोडो जनजाति। अहोम में देखिए आपका असम छिपा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से दे सकते हैं कि आपका जो असम राज्य है वहाँ पे आपकी अहोम जनजाति पाई जाती है। इसके बाद इसके अतिरिक्त जो जनजातियाँ हैं वो हो जाएंगी आपकी करबी, यानी बोडो, करबी और अहोम जनजातियाँ हैं वो आपकी असम क्षेत्र में निवास करती हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है अंडमान निकोबार। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निश्चित रूप से आप लोगों के एग्जाम पेपर में जनजातियाँ देखने को मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पे दी गई है सबसे पहले अंडमानी, इसके बाद आपकी सेंटलीज जनजाति एक पाई जाती है जो कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इसके बाद आपकी जारवा जनजाति है, ये भी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं तो सोमपेन जनजाति और ताबू जनजाति भी आपकी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इनमें से याद कौन कौन सी आप लोगों को रखनी है, आप लोग देखिए अंडमानी तो आप लोगों को देख के ही पता लग जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। याद करने के लिए आपको सेंटलीज, जारवा और सोमपेन जनजातियाँ आप लोगों को याद कर लेनी हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
यहाँ पे आपका दिया गया है ओडिशा। ओडिशा राज्य में आपकी कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? खोंड जनजातियाँ, गोंड जनजातियाँ, महाली, संथाल, खरिया, डोंगरिया, इसके बाद कोंद जनजाति। देखिए सभी की सभी जनजातियाँ इंपॉर्टेंट है, तो मैं इनमें से एक भी जनजाति को बाहर रखने की कोशिश नहीं करूँगा। आपको सभी जनजातियों को अच्छे से देख लेना है। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है झारखंड। झारखंड में जो आपकी मुंडा जनजाति होती है वो पाई जाती है। इसके बाद एक उरांव जनजाति होती है, वो भी आपकी झारखंड राज्य में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करते हैं तो बैगा जनजाति और हो जनजाति भी आपके झारखंड राज्य में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे नीचे एक फैक्ट आप लोगों के लिए दिया गया है। फैक्ट है आपका कि मुंडा जनजाति अधिकांशतः छोटा नागपुर पठार में निवास करती है। आप लोगों से एक नंबर में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंडा जनजाति जो होती है इसका निवास क्षेत्र ज़्यादातर कहाँ पे है, तो आपको बताना होगा वहाँ पे कि छोटा नागपुर पठार में निवास करती है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है उत्तराखंड। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका ये राज्य पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से सभी की सभी जनजातियाँ जो आप लोग देख पा रहे होंगे सभी जनजातियाँ आपकी पूछी जाती हैं। आपकी हो जाएगी भोटिया जनजाति, जौनपुरी, इसके बाद थारू जनजाति, इसके बाद आपकी बुक्सर जनजाति है। चारों जनजातियाँ आपकी ऑलरेडी एग्जाम पेपर में पूछी जा चुकी हैं। आप लोगों को एलिमिनेट करने में भी पूछी जा सकती हैं और डायरेक्ट भी आप लोगों से यहाँ से पूछी जा सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे नोट करके मैंने कुछ फैक्ट ऐड किए हैं उत्तराखंड से, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये राज्य और यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जो नोट दिया गया है इसके अंतर्गत आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पहला फैक्ट है हमारा उसमें दिया गया है जौनसारी जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। सीधा सीधा आप लोगों से एक नंबर में पूछेगा क्वेश्चन कि बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति के अंतर्गत पाई जाती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जौनसारी जनजाति के अंतर्गत बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। इसके बाद आइए हम लोग नोट नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि भोटिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋतु प्रवास जो होते हैं वो कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, यानी हमारी जो 3 से 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं पूरे साल में, तो वो ऋतुओं के अनुसार अपना जो स्थान है वो एक से दूसरी जगह करते रहते हैं। तो उसी का यहाँ पे दिया गया है कि ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करते हैं, तो भोटिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। इसके बाद नीचे एक फैक्ट अलग से दिया गया है, वो है आपका बुक्सर जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रथा प्रचलित है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इस राज्य को आप लोग कहीं पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मान लीजिए कि 20 से 30% जो आपकी जनजातियाँ पूछी जाती हैं वो आपके उत्तराखंड राज्य से पूछी जाती हैं। सीधा सीधा फैक्ट में दे देगा अनुलोम प्रतिलोम विवाह जो होता है वो किस जनजाति के अंतर्गत पाया जाता है, तो बुक्सर जनजाति के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि अनुलोम प्रतिलोम में तो एक उच्च कुल का जैसे लड़का हो गया तो उसी में नीचे कुल की जो लड़की हो गई, या नीचे कुल की लड़की हो गई उच्च कुल का लड़का हो गया, तो इस प्रकार से अनुलोम प्रतिलोम विवाह आपके बुक्सर जनजाति में पाई जाती है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है उत्तराखंड। देखिए मैंने एक एक करके इनको दिया है कि जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के पास में आपका उत्तर प्रदेश राज्य पाया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने जो हमारा पूर्व के जो राज्य हैं उनके बारे में पढ़ा, तो इस प्रकार से मैंने उनको देने का प्रयास किया है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंतर देखने को ना मिले, कहीं पर एक साथ आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। देखिए यहाँ की जनजातियों की अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जौनसारी, थारू, गोंड, सहारिया, खरवार और बुक्सर जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में भी आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए दिया गया है कि गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ से ये फैक्ट उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप लोगों से लेखपाल में पूछा जा सकता है कि गोंड जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। आप लोगों से इस प्रकार से पूछा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, तो आप लोगों को आंसर क्या टिक करना होगा कि गोंड जनजाति। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है लेकिन सबसे ज़्यादा इसके निवासी आपके मध्य प्रदेश में हैं, तो आप लोगों को अच्छे से इसको देख लेना है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपकी सबसे पहली जनजाति जो पाई जाती है गद्दी, गुज्जर, बेदा, लंबा, खम्पा, डोम्बा और किन्नौर जनजातियाँ। इनमें से आप लोगों को याद क्या क्या रखना है। गद्दी जनजाति जो है आपकी वो आपके हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद आपकी बेदा जनजाति और लंबा जनजाति जो है वो भी आपकी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तो इनको या तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए 3 जनजातियाँ यहाँ पे एक साथ आप लोग लय में पढ़ सके, लंबा,
खम्पा और डोंबा जनजातियाँ हमारी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। गद्दी से आप लोग याद कर सकते हैं कि ठंड अगर होगी तो हम लोग गद्दी जैसे कपड़े पहनेंगे, तो आपकी गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाएगी? हिमाचल प्रदेश में। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। तो आप लोग इन सभी जनजातियों में अपना तरीका लगाइएगा, और अगर आप लोग अपने तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी ये सभी जनजातियाँ याद हो जाएंगी। अगर किसी ट्रिक विशेष के माध्यम से आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे तो जानते हैं ट्रिक का एक नियम होता है, वो कुछ ही समय तक आप लोगों को याद रहेगा। और अगर हर चीज़ में अगर आप लोग ट्रिक लगाएंगे तो आप लोग यकीन मानिए आप लोगों के एक भी एग्ज़ाम नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप लोगों को याद ही नहीं होनी। देखते हैं हम लोग जो हमारा अगला राज्य है वो आपका दिया गया है गुजरात। गुजरात की जो इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं वो है आपकी डाफर, टोडिया, भील, चारण और रथवा। पाँच की पाँचों जो जनजातियां यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, तो सभी की सभी इम्पोर्टेंट जनजातियां पाई जाती हैं। टोडिया को आप लोग डांडिया से याद कर सकते हैं। डांडिया आपका गुजरात में खेला जाता है, यानी एक प्रकार का डांस होता है। इसके बाद डाफर से आप लोग, जैसे मैंने कहीं पे पढ़ा था इसको कि डाफर से आफर याद कराया था कि सबसे ज़्यादा जो हमारा गुजरात राज्य है वहीं के लोग ऑफ़र करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमीर लोग वहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने भी इनको याद करने की कोशिश की है। और देखिए मैंने किसी ट्रिक के माध्यम से इनको पढ़ने का प्रयास भी नहीं किया है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि ट्रिक से मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी दूरी बना कर रखूँ, क्योंकि ट्रिक जो होती हैं वो अस्थायी होती हैं और जो अपना तरीका होता है वो परमानेंट हो जाता है, यानी स्थायी हो जाता है। तो आप लोग स्थायी चीज़ों को पकड़िए और अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, भील जनजाति। यहाँ पे भील जनजाति को आदिम जनजाति माना जाता है। ये भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। सीधा सीधा फैक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि भील जनजाति जो है वो किस प्रकार की जनजाति है, तो आपकी आदिम जनजाति है। और एक फैक्ट यहीं पर और बन जाएगा कि भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी भील जनजाति। आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका दे रखा है राज्य राजस्थान। देखिए यहाँ पे भील राज्य दे रखा है। अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा गुजरात। देखिए इसीलिए मैंने इनको एक साथ ऐड करने का प्रयास किया है कि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो जनजाति आप लोगों को पढ़नी है वो है आपकी गरसिया, या इसको हम लोग गड़सिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपकी पटेलिया और सहरिया जो जनजाति हैं ये आप लोगों की ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं। इसके बाद इनके अतिरिक्त हम लोग देखने का प्रयास करते हैं तो आपकी कोकना जनजाति और मंगानियर जनजाति हो जाती हैं। तो आप सभी की सभी जनजातियों को एक नज़र में देख लीजिएगा और थोड़े थोड़े करके इनको मतलब 5 से 10 दिनों में रिवीजन करते रहिएगा, तो आप लोगों को वैसे भी ये बहुत ही जल्दी याद हो जाने वाली हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है बिहार राज्य। बिहार राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? आपके बिरहोर हो जाएगी, खरवार हो जाएगी, संथाल जनजाति हो जाएंगी, कोल हो जाएंगी, कोरबा और हो जनजातियाँ आपकी बिहार राज्यों में पाई जाती हैं। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया राज्य है मध्य प्रदेश, और इम्पोर्टेंट राज्य है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जनजातियाँ हैं आपकी वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया अगरिया जनजाति, इसके बाद बिंझवार जनजाति, खरवाल जनजाति, भील जनजाति, गोंड जनजाति, ओझा जनजाति, बैगा जनजाति हैं। ये सभी जनजातियाँ आपकी मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पे भी आपकी भील जनजाति जो है देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपकी गोंड जनजाति भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो आप लोगों को याद क्या क्या करना है? अगरिया जनजाति, बिंझवार और खरवार जनजातियाँ, ओझा, बैगा जो जनजातियाँ वो आपकी मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है छत्तीसगढ़। यहाँ की अगर हम लोग जनजातियों की बात करते हैं तो आपकी हो जाएगी प्रधान, मुंडिया, बैंगा, कोरकू और परजा जो जनजातियाँ हैं वो आपकी छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। आपके जो एग्जाम में पूछी गई जनजातियाँ हैं वो है आपकी प्रधान जनजातियाँ, इसके बाद परजा जनजातियाँ, इसके बाद आपकी बैंगा जनजातियों के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी इसमें जनजातियाँ मैंने ऐड की हैं तीनों के तीनों जनजातियाँ आप लोगों की आ चुकी हैं। आपकी हो जाएगी मुंडा जनजाति, लोधा जनजाति, आपकी संथाल जनजातियाँ, तीनों जनजातियाँ आपकी एलिमिनेट करने में पूछी गई हैं। तो इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया राज्य है दक्षिण का राज्य है वो है आपका केरल। इम्पॉर्टेंट है। यहाँ की जनजातियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपकी हो जाएगी नायर, मोपला, इरोला, पनियान, मवियान।
तो आप लोग देखिए पनियान और मवियान से इनको एक करके आप लोग याद कर सकते हैं, केरल राज्य में पाई जाती हैं। इसके बाद आपकी बचती हैं नायर, मोपला और इरोला जनजातियाँ, तो आपकी केरल राज्य में निवास करने वाली जनजातियाँ हैं। हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो देखिए दिया गया टोडा जनजाति के बारे में। इस जनजाति के लोग बहुपति विवाह प्रथा को मानते हैं। अगर आप लोगों से एग्जाम पेपर में पूछता है कि बहुपति विवाह प्रथा को किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है या किस जनजाति के लोग मानते हैं, तो वो हो जाएगी आपकी टोडा जनजाति। इसके बाद टोडा जनजाति के बारे में एक फैक्ट और दिया गया है कि नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ आप लोग जानते हैं कि तमिलनाडु का जो क्षेत्र है और जो केरल का क्षेत्र है उसी के बीच में ये हमारी पहाड़ी पाई जाती है। आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे दिया गया राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं वो हैं आपकी बंजारा, लमांडा, इसके बाद आपकी हो जाएगी बकला, इसके बाद आपकी हो जाएगी चेंचू। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करते हैं तो आपकी हो जाएगी बकात। तो जो भी आप लोग जनजातियाँ देख रहे हैं सभी की सभी इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं। और देखिए नीचे एक फैक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, वो फैक्ट है आपका कि चेंचू जनजाति जो है हमारी आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना राज्यों में निवास करते हैं। यानी जो हमारी चेंचू जनजाति है ये हमारी 3 से 4 राज्यों में निवास करती हुई देखी जा सकती है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और यहाँ से हमारी जो जनजातियों की सीरीज़ है उसका एंड होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नए तरीके के साथ। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए और जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनको आप लोग निकाल कर आप लोग अच्छे से ज्वाइनिंग लीजिए। चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।